हेलो एवरीवन, क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होते हैं? पूरे यूनिवर्स में दो पार्टिकल्स या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स क्रिएट होती है उसी को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन फोर्स। दो पार्टिकल्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स क्रिएट होती है उसी को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, फॉलिंग ऑफ स्टोन टुवर्ड द अर्थ। फर्स्ट एग्जांपल देख के लिख लीजिए आप लोग कि फॉलिंग ऑफ स्टोन टुवर्ड द अर्थ, जब हम लोग स्टोन ऊपर फेंकते हैं फिर से बैक नीचे गिरते हैं, क्यों? ग्रेविटेशन, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लिखिए, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप इन द रेनी सीजन। रेन ड्रॉप हुआ या स्नोफॉल हुआ, क्यों पॉसिबल है? फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से पॉसिबल है। थर्ड एग्जांपल लिखिए, ये जो प्लैनेट है और सन के बीच में फोर्स क्रिएट होती है, वहाँ भी ग्रेविटेशन फॉलो होती है, ग्रेविटेशन फोर्स ही लगती है वहाँ पे प्लैनेट और सन के बीच में। ठीक है, इसको भी थर्ड एग्जांपल लीजिए। अगर चौथा पांचवा आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कीपलर्स लॉ क्या बताती है? कीपलर्स ने हमें 3 लॉ दिए थे। ठीक है, दे गेव 3 लॉज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 3 लॉ दिए थे। उनमें से फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, लॉज ऑफ ऑर्बिट हमें क्या बताते हैं? यहाँ देखिए, इलिप्स, ये है इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, फोकस का प्लूरल होता है फोकाई। ठीक है, तो ये जो है प्लैनेट यहाँ पे है, सन यहाँ पे है। ये जो प्लैनेट है, लॉज ऑफ ऑर्बिट क्या बताती है कि ये जो प्लैनेट है सन के चारों ओर अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, अराउंड सन के अराउंड चारों ओर रिवॉल्व करती है। और ये जो सन है वन ऑफ द 2 फोकाई में सेचुरेटेड रहती है, ये कहते हैं लॉज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, आगे देखते हैं लॉज ऑफ एरिया क्या बताती है। सेकेंड लॉज ऑफ एरिया क्या बताती है? यहाँ देखिए, इलिप्स, यहाँ है प्लैनेट, यहाँ है सन। ये बताती है कि ये प्लैनेट है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। ये मान के चले, यहाँ सन है, प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट करती है रिवॉल्व करने। 30 डेज में A1, इसको मानते हैं A1 कवर करती है, अगले 30 डेज में ये एरिया कवर करेगी। A2 इसको ले लेते हैं, तो ये एरिया A1 A2 इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए, द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। ठीक है, यह भी बताती है कि ये जो प्लैनेट है जैसे ही सन के नज़दीक आएगी, सन के नज़दीक आएगी, इसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, स्पीड कर जाएगी इस तरह से, देखिए यहाँ पे, और इस तरह से इंक्रीज कर जाएगी, इस तरह से देखिए, यहाँ डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड जो है डिक्रीज कर जा रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज करने से स्पीड डिक्रीज कर जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लैनेट और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मास दोनों मास के जो है बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उसका डिस्टेंस से क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए जब डिस्टेंस कम हो जाती है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज कर जाती है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज करेगी तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे डिस्टेंस जो है दूर जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं। जब ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज कर जाएगी तो स्पीड भी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, यह कहती है लॉज ऑफ एरिया। आगे देखिए, थर्ड लॉ क्या बताती है? द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड को टे लिए हैं। मीन डिस्टेंस कहने का मतलब एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है, मीन डिस्टेंस कहने का मतलब यहाँ पे है, और एवरेज डिस्टेंस। ऑर्बिटल पीरियड समझते हैं क्या होती है। यहाँ देखिए, इलिप्स, ये प्लैनेट है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए प्लैनेट लेते हैं हम लोग अर्थ। ये जो अर्थ है
सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है 360 डेज एंड नियरली 6 आवर, इतना कंप्लीट करती है। तो मतलब कहने का मतलब यह है ऑर्बिटल पीरियड है, ये जितना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगती है, टाइम पीरियड जो लगती है उसी को ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम पीरियड की लगती है उसी को ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया अर्थ की। अर्थ जो है सन के वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना लगता है 360 डेज एंड नियरली 6 आवर, इतना लगती है। ठीक है, यहाँ देखिए आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसको यह इतना ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस, ये बताती है। और यहाँ देखिए यहाँ प्लैनेट इस पोजीशन पे है, डिस्टेंस इतना है, जब यहाँ पहुँच जाएगी तो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस। तो प्लैनेट और सन के बीच के जो डिस्टेंस होगा वह इक्वल नहीं होगा। जब यहाँ पोजीशन होगा जैसे इस पोजीशन पे होगा तो कुछ और रहेगा डिस्टेंस, इस पोजीशन पे रहेगा तो कुछ और रहेगा, मतलब वेरी करेगा, इस तरह से वेरी करते रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आ गया है। यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताती है? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बताती है उसका जो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ के बीच के जो उसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फोर्स जो लगती है, यहाँ पे देखें बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, दो बॉडी है, इसका मास m1 है, m2 है, इसका डिस्टेंस है r है। ठीक है, तो इसका जो मास होगा उसका प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स, ये बताती है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे कि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कितना लगती है। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो बॉडी यहाँ पे देखिए, ये वन है, ये है ये, और दूसरा बॉडी बी लिए हैं, इसका m1 है, मास इसका m2 है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r लिए हैं। ठीक है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन दो बॉडी के जो मास का उसका प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लेंगे। और दूसरा क्या बताती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दैट, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये कहती है। तो उसको इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक इक्वल टू का साइन लगेगा, और एक कांस्टेंट आती है कैपिटल जी, ये कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये जी एक कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मैंने यूनिवर्सल नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांस। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इज नाउन एज यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। वाई? ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है उसको यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी के लिए फॉलो होता है। सभी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो सकती है, सभी के लिए फॉलो होती है। फॉर ऑल बॉडीज ऑफ एनी साइज एंड शेप। ठीक है, सभी के लिए फॉलो होती है। और दूसरा है पूरे यूनिवर्स में फॉलो होती है, सभी जगह फॉलो होती है, हेवनली बॉडीज पे भी फॉलो होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखिए,
एट ऑल प्लेस टुडे टुमारो यस्टरडे। कहने का मतलब ये आज फॉलो हो रही है तो फ्यूचर में भी, फ्यूचर के लिए भी ये वैलिड है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसका आगे देखें एसआई यूनिट। कैपिटल जी का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू होता है कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 6.673 10 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होते हैं। -11 इट मीन्स इट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। ओके, if you this video is helpful for you, then like, comment and subscribe my channel. Okay, thank you, bye.